हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस बार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 के पहले चैप्टर में जो हमें पढ़ना है। मैं बात करूंगा आज एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन में, और हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, जो बच्चों को दिक्कत होता है, वो बिल्कुल पूरी तरह से आज आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज अपना पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको साफ दिख रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। जी हाँ दोस्तों, ये 14 जुलाई आज ही का दिन है, और आज ही के दिन ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। अब यहाँ पे बात करें, गौर करें कि भाई फ्रेंच और रिवॉल्यूशन, तो थोड़ा फ्रेंच पे बात कर लें और थोड़ा रिवॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। फ्रेंच जो लैंग्वेज है, वो फ्रांस की लैंग्वेज है, वो है फ्रेंच। तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी, और वहाँ पे बोली भी जाती है क्या? फ्रेंच। तो लैंग्वेज है कहाँ की? फ्रांस की। और ये फ्रांस का कैपिटल कहाँ है? पेरिस। ठीक है। अब रिवॉल्यूशन पे बात करते हैं। रिवॉल्यूशन होता है क्रांति। अब रिवॉल्यूशन को आप समझते हैं कि जो एक कंप्लीट चेंज, जो डायरेक्ट चेंज आता है, उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो भाई रिवॉल्यूशन मूवमेंट और रिवॉल्ट से कैसे अलग है, ये भी बात करने वाली बात है। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि 14 जुलाई 1789 को जैसे ही हम ये बात करते हैं, तो जुलाई में एक और भी बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था। वो हुआ था अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो 4 जुलाई 1776 को हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से वापस आते हैं कि रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट और मूवमेंट में क्या अंतर है। तो आप लोग देख पाएंगे कि रिवॉल्यूशन और रिवोल्ट दोनों ही वॉयलेंट फॉर्म में होते हैं, यानी कि हिंसात्मक तरीके से होते हैं, जबकि मूवमेंट जो होता है वो नॉन वायलेंट होता है। अब मूवमेंट के एग्जाम्पल को आप जितना भी देख लें, जैसे आप देख लीजिए चिपको मूवमेंट है, या महात्मा गांधी का कोई मूवमेंट है, चाहे वो नन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, ये सारे ही नॉन वायलेंट हैं। और बाकी जो रिवॉल्ट आप देखते हैं, चाहे आप 1857 का रिवॉल्ट देखें, चाहे आप रिवॉल्यूशन देखें, ये सारे रिवॉल्यूशन क्या हैं? हिंसात्मक तरीके से लड़े गए। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। अगर आपको इसके अलावा भी और कोई डिफरेंसेस पता है तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त देख रहे हैं, उनको भी ये बात पता चले। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरत है कि हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं। कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे सवाल हमारे मन में ज़रूर आते हैं जब भी कोई छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है, छोटा सा घटना हो जाता है, इवेंट्स हो जाता है, उसमें हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को ज़रूर पूछते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था? ये फ्रांस में हुआ था। एक का जवाब मिल गया। कब हुआ था? ये भी हमें जवाब मिल गया, 14 जुलाई 1789। अब कैसे हुआ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही बात करेंगे कि कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम लोग 3 तरह के एस्पेक्ट को देखेंगे। जब भी हम किसी कंट्री या सोसाइटी की बात करते हैं, हम 3 एस्पेक्ट पर बात करते हैं। पहला है पॉलिटिकल, दूसरा है इकोनॉमिकल, और तीसरा है सोशल। ये तीनों एस्पेक्ट पर जब हम बात कर लेते हैं, तो हमें उस कंट्री के पूरे जो पर्सपेक्टिव है, उसका पूरा जो कंसर्न है, वो हमें समझ में आ जाता है। तो चलिए आज हम लोग पहले बात करेंगे सोशल के ऊपर, जो हमारा सोसाइटी किस तरह का था फ्रांस में 1789 से पहले। अब आप देख रहे हैं कि 1789 से पहले जो सोसाइटी था वो किस तरह का था। तो दोस्तों आप यहाँ पॉलिटिकल में देखेंगे कि ओल्ड रिजीम बोला जाता है किसको? सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, यानी कि 1789 से पहले की जो समाज था उसको क्या बोलते थे? ओल्ड रिजीम बोलते थे। तो सोसाइटी में फिर से चले आइए कि सोसाइटी में 3 तरह के क्लास थे। अब जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या है कि अलग अलग क्लास, जाति हमारे यहाँ बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ वर्ण आश्रम है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहेंगे। ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेंगे, फिर क्षत्रिय रहेंगे, फिर वैश्य रहेंगे, फिर शूद्र रहेंगे। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये हर जगह अलग अलग है, विदेशों में क्लास के आधार पर होता है। तो यहाँ पे ई स्टेट था जो क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन क्लास में बटा हुआ था। क्लर्जी किसको कहते थे? तो चर्च ऑफिशियल को। नोबिलिटी में कौन आते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। भाई आप ये बात जानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, वो ही सब कुछ चलाते हैं। क्लास 9 में ही हम लोग सिविक्स में एक और भी टॉपिक क्लियर करेंगे। सिविक्स में पढ़ना है हमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो उसमें भी हम लोग बहुत कुछ समझेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, उन्हीं के माध्यम से पूरा देश चलाया जाता है। तो नोबिलिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास और वॉरियर क्लास आते थे।
और थर्ड स्टेट था कॉमन क्लास, जिसमें लॉयर्स आ गए, सर्वेंट्स आ गए, बिजनेसमैन आ गए, पीजेंट, आर्टिसन, जितने भी थे सब के सब कॉमन क्लास में थे। अब कॉमन जैसा कि नाम से ही लग रहा है जैसे आम आदमी, यानी कि इसे किसी भी तरह का कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिला हुआ है, और बाकी क्लर्जी नोबिलिटी को हर तरह का प्रिविलेज मिला हुआ है। भाई हमारे यहाँ भी ऐसे ही थे कुछ साल पहले, जब हमारा क्लासिफिकेशन इस तरह का था। हमारे यहाँ भी पंडितों को, पुजारियों को कई तरह का प्रिविलेजेस प्राप्त था। हमारे यहाँ भी जमींदारों को कई तरह का, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ज़मींदारी सिस्टम था हमारे यहाँ, है ना, आप जानते हैं सब के बारे में। तो ऐसे में उनको क्या था, कई तरह का प्रिविलेज को मिला हुआ था। लेकिन कॉमन क्लास जो थे, जो काम करने वाले थे, जो कामगार मजदूर थे, क्या उन्हें किसी तरह का था? ऐसा कहीं नहीं था। तो कॉमन क्लास में हम यहाँ पे देखते हैं जो मजदूर थे, जो वकील हैं, ये सब के सब कॉमन क्लास में आते हैं। तो ये सोसाइटी की संरचना थी, और पूरा का पूरा भार किसके ऊपर था? नीचे वाले पे। जैसे हमारे क्लासिफिकेशन में जो शूद्र आते हैं, जो नीचे के लोग आते हैं, उनके ऊपर पूरा का पूरा समाज का भार था, कि उन्हीं के ऊपर सब कुछ चलता था। अगर उनको हटा दिया जाए तो ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव का क्लास चलेगा और ना ही चर्च ऑफिशियल का काम चलेगा। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि समाज की जो ये एक बेसिक संरचना होती है वो किस पर टिकी होती है? वो कॉमन क्लास पर टिकी होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ठीक है दोस्तों। तो इस सोसाइटी के आगे अगर हम लोग देखते हैं तो सेकंड ऑप्शन में हमारा है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। अब इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में जैसा कि हम नाम से ही पता चलता है कि भाई इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अब अर्थव्यवस्था क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इकोनॉमी आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी तरह का कोई जब प्रोडक्शन होता है किसी भी तरह के गुड्स का, और उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब उसका कंजम्पशन होता है उस गुड्स का, और उसके बदले हम क्या करते हैं, मार्केट में पैसा देते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र करते हैं, हम गुड का कंजम्पशन कर रहे हैं और मनी का क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। तो इस इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में हम लोग तीन चीज़ें देखते हैं। पहला टीथ देखते हैं, दूसरा टैली देखते हैं, तीसरा फ्यूडल ड्यूज देखते हैं, और चौथा लिवरेज देखते हैं। तो इकोनॉमिकल में टीथ क्या था, एक ऐसा टैक्स था जो कि लगाया जाता था चर्च के द्वारा। दूसरा टैली था जो कि पेड किया जाता था डायरेक्टली स्टेट को, और फ्यूडल ड्यूज था, ये एक्सट्रैक्टेड किया जाता था पीजेंट के द्वारा। और लिवरेज क्या था, ये करेंसी था फ्रांस का जो कि 1794 तक चला, उसके बाद ये बंद हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कैसे जुड़ा हुआ है। ये टैक्स लगाया जा रहा है चर्च के द्वारा, लेकिन किसके ऊपर, केवल कॉमन क्लास के ऊपर। टैक्स जो पेड करना है स्टेट को, केवल कौन कर रहा है, कॉमन क्लास कर रहा है। फ्यूडल ड्यूज जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है कौन, वो नोबिलिटी कर रहे हैं, और किसके ऊपर किया जा रहा है, तो भाई कॉमन क्लास। तो सबका जो भार है वो केवल कॉमन क्लास के ऊपर है। तो क्यों लिया जा रहा था टैक्स इतना ज़्यादा, इनसे क्या रीज़न था कि इनसे इतना बड़ा टैक्स लिया जा रहा था? तो इसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से और कवर करेंगे, जानेंगे इस बात को कि क्या ऐसा रीज़न था कि सोसाइटी और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में जो चीज़ें घटी उसका क्या लिंक था पॉलिटिकल एस्पेक्ट से। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय एंड स्टे सेफ।